अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आखिरकार डक्की का भाई बोल पड़ा कि हमने कितने करोड़ रिश्वत दी। उसके अलावा डक्की को कितना मारा जाता था, डक्की जेल में क्यों रोता रहता था। उसके अलावा रजब भट्ट कितने करोड़ दे के जो ना इस अदारे को बाहर चला गया। सब कुछ डक्की का जो भाई है उसने बता दिया। आज ही उसकी पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो है ना मजीद बात करेंगे। साद को गिरफ्तार हुए तकरीबन 3 महीने गुजर गए हैं, जिसमें से 22 डेज़ वो फिज़िकल रिमांड में रहा है और बाकी का टाइम अभी वो जेल में है। और इस पूरे केस ने साद के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, ख़ास तौर पे घर की ख़वातीन के ऊपर एक गहरा असर छोड़ा है। इस सब के दौरान बहुत से लोगों का बहुत कुछ कहना था, बहुत से रिपोर्टर्स का, बहुत से पेजेस का, चाहे वो सच हो या झूठ हो, उनके मुख्तलिफ ओपिनियंस थे, मुख्तलिफ उनके तबसरे थे। लेकिन आज की जो मेरी बात है वो एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ के बारे में है। एट वन पॉइंट आप सबका ये कंसर्न था, ये सवाल था कि ये केस ज़रूरत से ज़्यादा ही ड्रैग ऑन हो गया। आज जिस पॉइंट पर हम स्टैंड करते हैं, जो एक्शन हमने NCCIA ऑफिसर्स के खिलाफ लिया है, वो एक्शन सिर्फ हमारे अपने मुफाद के लिए नहीं है। ये एक्शन उन तमाम लोगों के लिए है जो ब्लैक मेलिंग के विक्टिम बन चुके हैं। हम जब साथ से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो हम टेलीफोन के जरिए बात करते हैं, बीच में शीशा होता है और हम आमने सामने बात करते हैं। एक फिक्स टाइम हमें मुकर्रर होता है और आसपास दूसरे लोग भी आए होते हैं अपने फैमिली मेंबर से मिलने। और हाँ, हमारी बातचीत होती है कि अच्छा आप किस मामले में अंदर हो, ये क्या आपका मामला है, सब कुछ। और उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स से यही डिस्कशन होती है कि बाबा इतने पैसे हम कहाँ से अरेंज करें, बाबा अब क्या बनेगा, हमें तो ये सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। उधर मौजूद ऑलमोस्ट हर पार्टी की यही स्टोरी है कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमसे पैसे निकलवाई जा रहे हैं और इनको कभी कोई रिलीफ नहीं मिलता। उनके लोग तो 2-2 साल से वहां पे बैठे हुए हैं, 2-3 साल से वो वहीं पे हैं। हमें तो फिर 3 महीने हुए हैं, लेकिन उनके 2-2 साल से वहाँ हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, किसी तरह का उनको बेनिफिट नहीं हुआ। और जब हम मुलाकात से बाहर निकलते हैं तो मैं, मामा, अरूब, हम आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि हम इतने लकी हैं कि हम एटलीस्ट लीगल फ़ी हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम ये आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। इस सब के बावजूद, इस सब स्ट्रेस के बावजूद वी कैन अफोर्ड थिंग्स। लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो लॉयर्स की फ़ी दें या आना जाना, वो हार मान जाते हैं और वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। NCCI जो इदारा है, ये एज एन इंस्टीट्यूशन करप्ट नहीं है। आप किसी इदारे का नाम लो, आपको हर इदारे में अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन हम अनलकीली बहुत बुरे लोगों के शिकंजे में आए हैं। और डे वन से हमारी फैमिली को भी ऐसे ब्लैकमेल किया जाता था। इन लोगों की ये टैक्टिक बन चुकी थी कि जब इन्होंने बंदा उठाने जाने तो अपने साथ 2-3 और लोग लेकर जाते थे और जब बंदा उठाते थे तो कहते थे कि ये फलाना बंदा ISI का है, ये फलाना बंदा MI का है, चलो अब डील करो हमारे साथ। इस तरह इन पर प्रेशर डाल के सब कुछ निकलवाया जाता है और इनका अपना कोई मूड नहीं होता कि इस केस को लीगल चैनल के थ्रू लेकर चलें। और अभी भी जो एक्शन हमने NCCI ऑफिसर्स के खिलाफ किया है वो एक लीगल चैनल के थ्रू ही किया है, जिसमें FIA एंटी करप्शन सेल ने हमारे साथ बहुत ज्यादा ताउन किया। उन्होंने मुकम्मल हमारा इस मामले में साथ दिया है विद सब्सटेंशियल एविडेंस। और मेरा मकसद आप लोगों को इनकरेज करना है कि अगर आपको कोई थ्रेट करता है, आपको कोई ब्लैकमेल करता है, कोई ऑफिसर जिस भी रैंक का हो, आपने फौरन एंटी करप्शन सेल को इन्फॉर्म करना है विद एविडेंस और वो आपका काम लाजमी करेंगे। ये सब कुछ जो है ना रजब भट्ट के साथ भी होना था, लेकिन ये इतला है कि रजब भट्ट ने जो ना इन अफसरान को पहले ही रिश्वत दे दी, वो भी करोड़ों में। तो इन अफसरान ने जो ना रजब भट्ट को मुल्क से बाहर जाने दिया, इसलिए रजब भट्ट जो ना बच गया। इनका मेन टारगेट था रिश्वत लेना, वो रजब भट्ट ने पहले दे दी तो उसे जो ना मुल्क से बाहर जाने दिया। उसके अलावा आपने देख लिया कि भाई फैमिलीज़ के साथ क्या होता है, हम किस अदारे पर यकीन करें, बड़ी अफसोस वाली बात है। बाकी नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।